लेक्चर में डिस्कस करेंगे कुछ रियल एनालिसिस के क्वेश्चन। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे 7 क्वेश्चन रियल एनालिसिस के जो रिलेटेड थे काउंटेबिलिटी से और टोपोलॉजी इन आर एंड आर स्क्वायर। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो अनकाउंटेबल पे डिपेंड करे। हमारे पास 4 ऑप्शन है 1 2 3 4 और क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर स्क्वायर इज अनकाउंटेबल। पहली बात तो जब हम बात करते हैं आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर के अंदर जितने भी पॉइंट होते हैं वो किसके फॉर्म में होते हैं? ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होते हैं। सच ए इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर सच दैट ए बिलोंग्स टू आर एंड बी बिलोंग्स टू आर। यानी एक सेट ले लो ए बी सच दैट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, तो इसे कहते हैं आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर में सेट ऑफ ऑल टपल where A belongs to real number and B belongs to real number, और ऐसे हमारे पास 4 सेट कंटेन है। तो इसी के हम लोग 4 सबसेट हैं। सपोज A1 A2 A3 A4। पहले में कह रहा है कि वो सारे ऑर्डर पेयर होंगे सच दैट जिसका प्रोडक्ट किसको बिलोंग करेगा? रियल नंबर को। एक सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट हैं सच दैट A इज लेस देन B, क्यों? एक में कह रहा है कि A प्लस बी बिलोंग्स टू क्यू, और एक सेट में कह रहा है कि वो सारे एलिमेंट होंगे सच दैट कि A और B बिलोंग कर रहे हैं। इसी में हम बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि A प्लस बी बिलोंग करेगा क्यू, इसी क्वेश्चंस को और कैसे चेंज कर सकता हूं? A प्लस बी बिलोंग्स टू जेड, इसी को लिख सकता हूँ A B बिलोंग्स टू क्यू। तो अगर सपोज ये टाइप के हमारे पास क्वेश्चन और क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर स्क्वायर, क्योंकि मैं सारे सबसेट किसके उठा रहा हूँ? आर के उठा रहा हूँ, अरे आर स्क्वायर के सारे सबसेट उठा रहा हूँ। और क्वेश्चन ये है कि इन चारों सेट में से कौन सा सेट अनकाउंटेबल है। अब ध्यान से सुनो, अनकाउंटेबल का मतलब क्या होगा? वो काउंटेबल नहीं होना चाहिए। और सेट इज सेट टू बी अनकाउंटेबल इफ इट इज नॉट काउंटेबल, क्योंकि यहाँ पे किसी के इक्विवेलेंट नहीं बोला है। ना तो ये बोला है कि आर के इक्विवेलेंट हो, ना ही क्वेश्चन में ये बोला है कि वो पावर सेट नेचुरल नंबर के पावर सेट के हो या इरेशनल के इक्वल है या इंटरवल के इक्वल है। क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल उसे कहते हैं सेट इज सेट टू बी अनकाउंटेबल इफ इट इज नॉट अकाउंटेबल। तो हमें सिर्फ अनकाउंटेबल बताना। अब ध्यान से सुनो, ये कह रहा है कि वो सारे ऑर्डर पेयर होंगे सच दैट कि उनका प्रोडक्ट जेड होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, आर स्क्वायर अगर मैं रियल नंबर की बात करता हूं तो रियल नंबर पे आते हैं। अगर ए और बी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर के अंदर, तो हर एक नंबर के लिए उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। अगर ये जो ए बी है जिसमें सपोज ए बी बिलोंग कर रहा है आर स्क्वायर को, सपोज ये ए बी बिलोंग कर रहा है आर स्क्वायर, ए बी बिलोंग कर रहा है आर स्क्वायर, ए बी बिलोंग कर रहा है आर स्क्वायर, ए बी बिलोंग कर रहा है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब ए और बी कहां से होंगे? रियल नंबर से। तो मुझे अब ऐसे 2 एलिमेंट उठाने हैं जिनका प्रोडक्ट जेड में हो जाए। अब एक काम करो, रियल नंबर का कोई भी नंबर उठा, जैसे मैंने 1 उठाया, 1 का इनवर्स क्या होगा? 1। और जब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा आंसर 1 आना चाहिए, और 1 क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स। तो रियल नंबर के हर एक, मैं कोई भी रियल नंबर उठाऊं उसके लिए एक नंबर ऐसा ढूंढ सकता हूं जिसका मल्टीप्लिकेशन जेड आए। एक तो सिंपल नंबर ये है कि बी को मैं कोई भी रियल नंबर उठा लूं, ए को 0 पुट कर दूं, आंसर 0 आएगा, 0 इज इंटीजर। एक तो ये है कि कोई भी रियल नंबर सिलेक्ट कर दूं, रियल नंबर में से कोई भी रियल नंबर को सिलेक्ट करूं और उसके इनवर्स ले लूं। बी अगर कोई भी रियल नंबर है और ए को उसका इनवर्स ले लूं, और रियल नंबर के अंदर उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट होता है मतलब, और जब उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। तो चॉइसेस कितने हमारे पास? बी के लिए इनफाइनाइट नहीं, पूरे उतने चॉइस है जितने के आर के पास होंगे। और ए को मैं क्या कर दूं? सपोज 0 या उसका इनवर्स। तो यहां पे बी के पास मेरे पास कितने ऑप्शन है? सी, क्योंकि रियल नंबर की काउंटेबिलिटी, रियल नंबर की कार्डिनल नंबर क्या है? सी। तो देयरफॉर फर्स्ट क्या ऑप्शन? सी है। अब अगर सेकंड को मैं 0 सेलेक्ट करूं तो इसके पास 1 ऑप्शन है, बट हमें पता है कि सी और 1 कार्डिनल नंबर के कुछ अरिथमेटिक
अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो जो भी सबसे लार्जर कार्डिनल नंबर रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जिसमें लार्जर कार्डिनल नंबर क्या है? सी। तो देयरफॉर सी इज अनकाउंटेबल। तो पहला ऑप्शन राइट होगा। सेकंड कह रहा है कि ए इज लेस देन बी। अब मान लो पहले सेट में पूरे रियल नंबर, सेकंड सेट में पूरे रियल नंबर, और मैं पूरे रियल नंबर का कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर दूं, रियल नंबर में उससे एक छोटा नंबर सेलेक्ट कर सकता हूं। तो जो सेकंड एलिमेंट है उसके लिए मेरे पास चॉइसेस कितने हैं? रियल नंबर से उठा रहे हैं, मैं माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी के बीच में, यानी कि माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी कोई भी नंबर सिलेक्ट करूं, हमेशा उससे एक छोटा नंबर सिलेक्ट कर सकता हूं। तो बी के लिए नंबर ऑफ चॉइसेस कितने हैं? नंबर ऑफ चॉइसेस कितने हैं? सी। और इसके पास उससे एक छोटे, लेकिन अगर एक भी सी आ गया तो कितना आंसर हो जाएगा उसका? सी, यानी अनकाउंटेबल। और अगर सपोज मैं ए को सिलेक्ट कर दूं पहले और सी को उससे बड़ा सिलेक्ट कर सकता हूं, तो पहले के लिए ऑप्शन कितने हैं? सी। और उसके बाद सेकंड के लिए उसके रिस्पेक्ट में, अब यहाँ पे चाहे सी हो या ना, उससे मतलब नहीं, लेकिन ए के पास हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? सी। अगर एक के पास भी सी चॉइसेस आ गए तो अगर जब उनका एरिथमेटिक कार्डिनल नंबर का यूज करके वो क्या आएगा? उसका आंसर सी आने वाला है, यानी कि ये भी अनकाउंटेबल। थर्ड कह रहा है दोनों का डिफरेंस भी होना चाहिए, या फिर दोनों का डिफरेंस दोनों का एडिशन भी होना चाहिए, या फिर दोनों का एडिशन जेड होना चाहिए। यानी कि दो रियल नंबर बनाओ सच दैट उनका सम क्या होना चाहिए? जेड को बिलोंग करना चाहिए या क्यू को बिलोंग करना चाहिए। एक काम करो, बी को कोई भी सिलेक्ट कर लो, कोई भी नंबर, और उसी का इनवर्स सिलेक्ट कर लो इन एडिशन। अगर एडिशन में उनका इनवर्स सिलेक्ट कर सकता हूं तो इनवर्स करने के बाद आंसर क्या आएगा? जीरो। और जीरो तो जेड भी है, जीरो क्यू भी है, यानी कि हर केस में हर एक क्यू के लिए और हर एक बी के लिए रियल नंबर से उठाओ, उसके लिए उसका एडिशन के रिस्पेक्ट में उसका इनवर्स होगा, तो उसका आंसर जीरो आने वाला है। तो देयर आर सी चॉइसेस फॉर एवरी बी, या फिर ये कह सकते हैं देयर आर सी चॉइसेस फॉर ए। अगर ए के पास सी चॉइसेस हैं तो यहां पे हम लोग इसको क्या पुट कर सकते हैं? कोई भी उसका इनवर्स पुट कर दे तो आंसर क्या आएगा? जीरो, यानी यहां पे भी अनकाउंटेबल। अब थर्ड में क्या कह रहा है? ए और बी को ये वो सारे ऑर्डर पेयर ले लें जो मुझे कहां से उठाने? रैशनल नंबर से। यानी कि ए को कहां से उठाना है? रियल नंबर में से सिर्फ क्यू को उठाना है। बी को कहां से लेना है? रियल नंबर की वही पार्ट जो क्यू में है। अब रियल नंबर के अंदर क्यू का इंटरसेक्शन क्या होता है? क्यू। और रियल नंबर के अंदर क्यू का इंटरसेक्शन क्या होगा? क्यू। यानी कि ए भी क्यू से बिलोंग कर रहा है, बी भी क्यू से बिलोंग कर रहा है। ए के पास नंबर ऑफ चॉइसेस कितने हो जाएंगे? अलिफ नॉट। इसके पास में कितने चॉइसेस आएंगे? अलिफ नॉट। और अलिफ नॉट क्रॉस अलिफ नॉट। अब अलिफ नॉट प्लस अलिफ नॉट जब लेते हैं, हमें पता है कि मल्टीप्लीकेशन में लार्जर कार्डिनल नंबर ही हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर लार्जर कार्डिनल नंबर है इसके पास अलिफ नॉट, तो देयरफॉर इसका आंसर अलिफ नॉट दैट इज काउंटेबल, क्योंकि अलिफ नॉट इसी सेट का कार्डिनल नंबर होता है जो 1-1 करेस्पॉन्डेंस बनाता है किसके साथ? नेचुरल नंबर के साथ। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? काउंटेबल। यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन या फिर इस टाइप के जितने भी सेट आ जाए वो सारे क्या होंगे? अनकाउंटेबल। और अगर मैं ए बी बिलोंग करूंगी, इसी क्वेश्चन को मैं और भी चेंज कर सकता हूँ। ए बी को यहाँ पे क्यों बिलोंग कर रहा हूँ, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए बिलोंग करना चाहिए क्यों को, बी बिलोंग करना चाहिए रैशनल को। तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे तो ए के पास कितने ऑप्शन है? क्यू। और बी के पास कितने ऑप्शन है? सी, क्योंकि इरेशनल का कार्डिनल नंबर सी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका भी आंसर कितना आ जाएगा? सी, यानी कि अनकाउंटेबल। बट मैं एक क्वेश्चन में दे दूं कि ए बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, बी बिलोंग कर रहा है क्यू को। अब नेचुरल नंबर की कार्डिनेटिस अलिफ नॉट, रैशनल नंबर की कार्डिनेटिस अलिफ नॉट, और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फिर से क्या आने वाला है? अलिफ नॉट। ऐसे में रैशनल और इंटीजर्स के साथ ले सकता हूं। तो यानी कि उसमें एक भी अनकाउंटेबल सेट नहीं आना चाहिए। अगर सारे काउंटेबल सेट आ रहे हैं और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट लूं तो वो क्या हो जाता है? हमेशा काउंटेबल हो जाता है। बट अगर एक भी उसमें अनकाउंटेबल आ जाए, सी आ जाए, तो वो डायरेक्टली बाय अरिथमेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्डिनल नंबर हम लोग क्या कह सकते हैं? वो सेट हमेशा अनकाउंटेबल। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आज के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 2 और ओवरऑल क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे हमारे पास 4 सेट गिवन है। ये नेट का क्वेश्चन है कि 4 क्वेश्चन गिवन है और उसमें सारे फंक्शन रखे हैं, ठीक है। रियल R to R तक वो सारे फंक्शन रखे हैं जिसपे कंडीशन इंपोज किया गया है, जैसे W X Y Z। और क्वेश्चन ये है कि इन चारों सेट में से कौन सा सेट इक्विवेलेंट है इसके रियल नंबर के, तो कौन सा सेट रियल नंबर के इक्विवेलेंट है। अब इसमें वो सारे फंक्शन उठा दिए जो कि R से लेके R तक जा रहे हैं, सच दैट f इज अ कांस्टेंट फंक्शन। f क्या है? एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो ए सेट के पास वो सारे फंक्शन R to R सच दैट f इज अ कांस्टेंट फंक्शन। f के पास वो सारे फंक्शन R to R सच दैट कि f क्या होगा? पॉलीनोमियल फंक्शन। f के अंदर वो सारे R to R फंक्शन जो क्या होंगे? f इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। और इसके पास वो सारे फंक्शन R to R, या फिर सिंपल लिखते हैं तो कोई कंडीशन, इसके अंदर वो सारे फंक्शन जो R to R है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं ऑल f such that f is a function going from R to R। तो पहले के अंदर क्या है कि R से R तक जितने भी कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड में कह रहा है कि जितने भी R से R तक पॉलीनोमियल फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड में कह रहा है R से R तक जितने भी कंटीन्यूअस फंक्शन है। और फोर्थ में कह रहा है कि सारे फंक्शन R to R। अब इस फंक्शन को हम लोग कैसे करेंगे? हमें ये पता होता है कि नंबर ऑफ फंक्शन कैसे चेक कर सकते हैं। अगर सपोज मान लो एक सेट है A, इसकी कार्डिनलिटी n है, एक सेट है B जिसकी कार्डिनलिटी m है, देन नंबर ऑफ फंक्शन कितने होते हैं? द कार्डिनलिटी ऑफ B रेज़ टू कार्डिनलिटी ऑफ A। तो नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B, जिसमें A सेट की कार्डिनलिटी सपोज हैविंग कार्डिनलिटी n और B सेट की कार्डिनलिटी सपोज m, देन नंबर ऑफ फंक्शन कितने? द कार्डिनलिटी ऑफ B रेज़ टू कार्डिनलिटी ऑफ B, दैट इज m रेज़ टू n। ये हमें फॉर्मूला बता सकता है कि कितने नंबर ऑफ फंक्शन डिफाइन किए जा सकते हैं A से लेकर B तक, जितने नंबर ऑफ जो कार्डिनलिटी B होगी, B का पावर ले लो A की कार्डिनलिटी। और ये लेते कैसे? क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन यूज करके कि f इज अ फंक्शन, अगर हम फंक्शन का डेफिनेशन यूज करें तो फंक्शन एक रिलेशन होता है सच दैट कि एवरी एलिमेंट ऑफ A हैज अ यूनिक इमेज इन B। हर एलिमेंट के पास, पहला तो कीवर्ड है कि हर एक एलिमेंट के पास यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो पहले एलिमेंट के लिए कितने ऑप्शन हो जाएंगे? m। सेकेंड एलिमेंट के लिए कितने ऑप्शन हो जाएंगे? m। थर्ड एलिमेंट के लिए कितने ऑप्शन हो जाएंगे? m। तो ऐसे n कितने टाइम्स होगा? m टाइम्स। तो देयरफॉर m रेज़ टू n, क्योंकि हर एक एलिमेंट के पास n चॉइसेस है और एक बार एक एलिमेंट चूज हो गया तो फिर सेकेंड टाइम उसके पास दोबारा कोई ऑप्शन नहीं हो सकती। सेकेंड के पास कितने ऑप्शन हो जाएंगे? फिर से n एलिमेंट, तो हर एक के पास कितने चॉइसेस हैं? तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने डिफाइन करेंगे? कार्डिनलिटी ऑफ B रेज़ टू कार्डिनलिटी ऑफ A। A सेट के पास n एलिमेंट, B सेट के पास m, तो देयरफॉर नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम A टू B इज m रेज़ टू n। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल फॉर्मूला और यहां पे वही यूज करते हैं। अब थोड़ा ध्यान से, ये कह रहा है R से R तक जितने भी कांस्टेंट फंक्शन। अब R से R तक कितने कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं? सपोज मैंने फंक्शन डिफाइन कर लिया f of x is equal to c for every x belongs to R। अब c क्या है? c के पॉइंट कहां से बिलोंग कर रहा है? R पर। तो ऐसे कितने फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं? अनकाउंटेबल, जितने रियल नंबर है मैं एक फंक्शन डिफाइन कर दूं जो 1 के पास जा रहा है, मैं एक फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं जो पाई के पास जा रहा है, मैं एक फंक्शन डिफाइन कर दूं जो 3 के पास जा रहा है। ऐसे कितने फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं जो कांस्टेंट होंगे? इनफाइनाइट।
सी फंक्शन, सी मतलब कितने नंबर ऑफ फंक्शन, तो सी नंबर ऑफ फंक्शन में डिफाइन कर सकता हूँ। वैसे सी क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर, तो रियल नंबर के कार्डिनलिटी के इतने फंक्शन में डिफाइन कर सकता हूँ कि यानी कि जितने भी रियल के पास एलिमेंट है, जितने भी उसके पास एलिमेंट है, एक एक फंक्शन डिफाइन कर दो जो हर एक एलिमेंट के पास जाएगा। तो मतलब कितने चॉइसेस से सी, एक हम वो फंक्शन को डिफाइन भी नहीं कर सकते, बता भी नहीं सकते कि कौन कौन से पॉइंट में इसके पास जाएंगे, बट ये कह सकते हैं कि देयर आर अनकाउंटेबल फंक्शन। तो ये हो गया अनकाउंटेबल। अब जेड में क्या कह रहा है, आर से लेके आर तक सारे फंक्शन, आर से लेके आर तक के सारे फंक्शन। इसकी कार्डिनलिटी कितनी है सी, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है सी, तो टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाएगा ये सी स्क्वायर। सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी इज नथिंग बट 2 रेज़ टू अलिफ नॉट स्क्वायर। ये आ जाएगा 2 रेज़ टू अलिफ नॉट इनटू 2, और अलिफ नॉट और 2 में ग्रेटर क्या है, बट अरिथमेटिक ऑफ कार्डिनल नंबर 2 रेज़ टू अलिफ नॉट, और 2 रेज़ टू अलिफ नॉट इज सी। तो देयरफॉर इसकी कार्डिनलिटी में कितनी होगी सी, इस सेट की सॉरी सी इज टू सी, सॉरी इसके पास जो ऑप्शन सी है, इसके पास जो ऑप्शन सी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सी, तो अलिफ नॉट इनटू सी, तो इसका आंसर कितना आने वाला है, अलिफ नॉट और सी में ग्रेटर क्या है सी, तो देयरफॉर ये आंसर आ जाएगा 2c। और 2 रेज़ टू सी ये कार्डिनलिटी है किसके, रियल नंबर के पावर सेट की। और हमें पता है कि पावर सेट और कोई सेट कभी इक्वल नहीं हो सकते, किसी भी केस में कोई सेट उसके पावर सेट के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ऑनटू फंक्शन फ्रॉम सेट बी टू ए। ये हम प्रूव करते हैं, कैसे प्रूव करते हैं, एक सेट बनाते हैं, चलो प्रूफ को छोड़ते हैं, बट एक हमें याद रखना है कि देयर इज नो ऑनटू फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू देयर पावर सेट, ठीक है। तो ये किसकी कार्डिनलिटी होगी, पावर सेट, मतलब इसकी कार्डिनलिटी रियल नंबर की इक्वल तो नहीं होगी, तो ये ऑप्शन हमारा है। अब ध्यान सुनो, w x और y, मैं इसको रब कर देता हूं, तो ये x और y ये हमारा ऑप्शन है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, ये r से r तक कांस्टेंट फंक्शन है, यानी कि w कंटेन करेगा इसके अंदर सारे पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर, और पॉलिनोमियल फंक्शन कंटेन करता है इसके अंदर y, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंटीन्यूअस फंक्शन है जो पॉलिनोमियल नहीं है, जैसे e रेज़ टू x sin x, ये सब कंटीन्यूअस फंक्शन है, पर पॉलिनोमियल नहीं, बट हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन कंटीन्यूअस है। ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल फंक्शन है, x स्क्वायर 2x जो पॉलिनोमियल है बट कांस्टेंट नहीं है, लेकिन हर कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। तो कांस्टेंट इसके अंदर कंटेन कर रहा है, ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है, तो w के पास उतने एलिमेंट तो होंगे जितने x के पास है, x के पास उतने एलिमेंट तो होंगे जितने y के पास है। तो देयरफॉर जो इसकी कार्डिनलिटी होगी ये किससे लेस देन होगी, द कार्डिनलिटी ऑफ x इज लेस देन द कार्डिनलिटी ऑफ y। यहां तक क्लियर है। अब y क्या कह रहा है, इसकी कार्डिनलिटी हमने कैलकुलेट की c, y की कार्डिनलिटी हमको पता नहीं, x की कार्डिनलिटी हमको पता नहीं। अब ध्यान से सुनो, R टू R में जितने भी कंटीन्यूअस फंक्शन होंगे, अब अगर R से लेके R तक कंटीन्यूअस फंक्शन डिफाइन करना है, तो मैं एक ऐसा सेट डिफाइन करता हूं जिसके अंदर वो सारे कंटीन्यूअस फंक्शन होंगे जो रैशनल से इरैशनल जा रहे हैं, जो रैशनल से रियल नंबर पे जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, एक थ्योरम है कि अगर हम इसमें आइडेंटिटी थ्योरम का यूज करते हैं, आइडेंटिटी थ्योरम ये कहता है कि कोई भी अगर दो फंक्शन में ले लो f और g, अगर वो दोनों फंक्शन किसी सेट पे इक्वल हो जाए और वो सेट डेंस सेट हो किसी, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सेट x है, x अगर कोई भी एक मैट्रिक्स स्पेस है और y उसका सबसेट है और y x के अंदर डेंस है, और दो फंक्शन उस y पे अगर इक्वल हो जाए तो वो दो फंक्शन पूरे सेट में इक्वल हो जाते हैं। और इसको यूज कैसे करते हैं, ये आइडेंटिटी थ्योरम है। सेकंड, अगर f एक फंक्शन पूरे डेंस सेट पे 0 हो तो पूरे के पूरे सेट पे क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। तो ऐसे अगर मैं एक बट कंडीशन क्या है, वो कंटीन्यूअस फंक्शन, आइडेंटिटी थ्योरम का कंडीशन क्या है कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटीन्यूअस, और सेट अगर डेंस है और डेंस सेट में अगर फंक्शन 0 हो जाए, या फिर अगर दो कंटीन्यूअस फंक्शन है उस डोमेन पे, मतलब वो जो डेंस सेट है अगर उस पे इक्वल हो जाए तो पूरे के पूरे सेट पे इक्वल हो सकता है। क्यों डेंस है R के अंदर और Q से लेके R तक अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन करूं कंटीन्यूअस फंक्शन,
और अगर वो पूरे कंटिन्यूअस फंक्शन पे, वो कहाँ कंटिन्यूअस है, पूरे डेल सेट पे, इसका मतलब पूरे R टू R कंटिन्यूअस हो जाएगा। यानी कि जब हम कार्डिनलिटी निकालते हैं, अगर आगे से हमें याद रखना है कि R से लेके R तक हमें कंटिन्यूअस फंक्शन के कार्डिनलिटी निकालनी है, तो सिंपल फंक्शन की कार्डिनलिटी निकाल दो Q से लेके R तक, और Q से लेके R तक हम कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो Q से R तक जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे वही किसके इक्वल हो जाएगा। तो अब ध्यान सुनो, Q से लेके R तक कितने फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं। R की कार्डिनलिटी क्या है, 2c या 2 अब वो थ्योरम हमें यूज करना है। ध्यान सुनो, Q से लेके R तक कितने फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं, C यूज कर सकता हूं, क्योंकि इसके पास C और इसके पास अलिफ नॉट। C को लिख सकता हूं 2 अलिफ नॉट, और ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलिफ नॉट, और अलिफ नॉट कितना होता है 2 अलिफ नॉट, यानी कि C। यानी कि कितने कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं R से लेकर R तक C। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी C। अब अगर ये कार्डिनलिटी C, तो इसकी भी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी C। यानी कि तीनों की भी कार्डिनलिटी C है, और ये जो तीनों ही फंक्शन है और ये जो तीनों ही सेट है वो इक्विवेलेंट है इसके रियल नंबर के। यानी कि तीनों के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है जितने की रियल के पास है। मैं कितने कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं R से लेकर R तक, तो अनकाउंटेबल या फिर इक्विवेलेंट टू रियल नंबर। R से लेकर R तक कितने पॉइंट फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं जितने रियल नंबर के पास पॉइंट है, या R से लेकर R तक कितने कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं जितने रियल नंबर के पास पॉइंट, उतने कंटिन्यूअस फंक्शन में डिफाइन कर सकता हूं। और लास्ट वाला क्या था, R से लेकर R तक कितने फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, तो जितने रियल नंबर के पावर सेट के पास एलिमेंट होते हैं, यानी कि 2 उतने नंबर ऑफ R टू R में फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने डिस्कस, तो ये तुम्हारा आज का क्वेश्चन नंबर 2। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी रिलेटेड है, एक तो कंटिन्यूअस फंक्शन से और एक तो रिलेटेड है कॉम्पैक्ट सेट, कनेक्टेड सेट, सब कुछ है। एक सेट दिया हुआ है, पहले देखो सेट को समझो। एक सेट दिया हुआ है Z ऑफ F सच दैट कि F उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट होंगे रियल नंबर के जो x को 0 पे लेते हैं, और F का कंडीशन है कि F कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी कि ये सब मेरा रियल नंबर है और ये रियल नंबर है। R से लेके R तक मैं एक कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, F इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट ऐसे यहां पर कितने पॉइंट्स होंगे जो किसके पास रहने वाले 0। ये कहने का मतलब कि Z ऑफ F वेयर F इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ऐसे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे जिनका इमेज किसके पास जाएगा 0। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन R सच दैट F क्या करेगा, सेट एवरी एलिमेंट ऑफ A टू 0। ये हर एक एलिमेंट को 0 के पास लेके जाएगा। तो एक तो हम थ्योरम का यूज कर सकते हैं, और दूसरा कंडीशन ये है कि हम काउंटर एग्जांपल से एलिमिनेट करें। अब ऑप्शन में क्या दिया है, एक ऑप्शन कॉम्पैक्ट, एक ऑप्शन कनेक्टेड, एक ऑप्शन ओपन और एक ऑप्शन क्लोज। यही सारे ऑप्शन दे दिए इसमें। ठीक है, कॉम्पैक्ट दिया है, कनेक्टेड दिया है, ओपन सेट दिया है, क्लोज सेट। अब ध्यान सुनो, काउंटर एग्जांपल लेंगे, ये कह रहा है ओपन और क्लोज सेट। एक काम करके सिंपल फंक्शन डिफाइन कर देता हूं, f of x is equal to x into x minus 1। ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसके पास कितने जीरो हैं, 2 जीरो है, और दोनों कैसे हैं, फाइनाइट सेट, मतलब 0 और फाइनाइट सेट क्या होता है, क्लोज। तो यहां से एक तो ओपन हट गया, एक तो कनेक्टेड हट गया। कनेक्टेड इसलिए हट गया क्योंकि हमें पता है कि कोई भी सेट के पास कोई अगर रियल नंबर का कोई भी सेट अगर कनेक्टेड है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, रियल नंबर का ऐसा कोई कनेक्टेड सबसेट नहीं है
जिसके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो, 2 एलिमेंट हो। अगर उसके पास एटलीस्ट 2 एलिमेंट भी है तो वो कितने होंगे, अनकाउंटेबल। तो ये तो एग्जीक्यूशन का, यानी कि कनेक्टेड और ओपन भी नहीं है। कॉम्पैक्ट के लिए मैं एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर देता हूं जिसके पास कितने जीरोस होंगे, जितने की नेचुरल नंबर, मान लो मैं एक ऐसे सीक्वेंस डिफाइन कर दूं जो कंटीन्यूअस हो, ठीक है, कंटीन्यूअस हो, जैसे कि ई रेज़ टू एक्स डिफाइन कर दूं, sin x डिफाइन कर दूं, सबसे बेसिक एग्जांपल sin x, f ऑफ x इज इक्वल टू sin x, ठीक है। अच्छा ई रेज़ टू एक्स होगा, सॉरी sin x है। ऐसे कितने पॉइंट है, क्योंकि ई रेज़ टू एक्स तो कहीं जीरो नहीं होता, sin x कितने पॉइंट पे जीरो होता है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है। कितने पॉइंट है, तो x की वैल्यू n पाई, अब n पाई तो इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट तो क्या नहीं होगा, कॉम्पैक्ट नहीं होगा। तो देयरफॉर ये ऑप्शन पे रहेगा, क्यों, क्योंकि ये क्लोज तो है बट क्या नहीं है, बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड नहीं है इसके लिए कॉम्पैक्ट है, कनेक्टेड हो गया, ओपन बढ़ गया, कॉम्पैक्ट बचा, क्लोज है। अब क्लोज तो हर एक केस में आ रहा है, हर एक एग्जांपल में क्लोज आ रहा है, मतलब काउंटर एग्जांपल कोड को प्रूव कर सकते हैं। बट यहां पे हम रिजल्ट यूज करते हैं और उस रिजल्ट को आपको समझा दूंगा। तो ये तो आपको काउंटर एग्जांपल क्लियर हो गया, तो कैसे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एग्जाम में हमारे पास अगर हमें थ्योरम नहीं पता तो हम इस तरीके से काउंटर एग्जांपल लेके से एलिमिनेट कर सकते हैं। बट थ्योरम ये है मैट्रिक्स स्पेस के अंदर कि x और y के बीच में अगर एक फंक्शन डिफाइन करना है x तो y, ये x और ये इसके बीच में एक फंक्शन है। अब होता ये कि इस सेट का कोई भी ओपन और भी क्लोज हो, अगर ओपन उठा लो तो इस सेट का जो इनवर्स इमेज आएगा, यानी कि f इनवर्स, ये ओपन सेट हमेशा क्या होने वाला है, ओपन सेट अंडर कंटीन्यूअस फंक्शन। कंडीशन क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन। अगर कोई x से लेके y का कंटीन्यूअस फंक्शन है तो यहाँ पे हर एक ओपन सेट का इनवर्स ओपन होगा। क्या कि अगर कंटीन्यूअस फंक्शन है, कंडीशन क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन है, तो यहाँ पे ओपन सेट उठाओ तो ओपन मिलेंगे, और अगर मैं यहाँ से क्लोज सेट उठाऊं तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, क्लोज। अब क्वेश्चन देखो, पहले ही बोल दिया था कि f कंटीन्यूअस, पहला कंडीशन वैलिड है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि वो सारे पॉइंट जो किसके पास भेज रहे हैं, जीरो के पास, तो इनवर्स इमेज निकालो तो वो क्या आ जाएगा, वो सारे एलिमेंट जो जीरो के पास सेट है। जीरो कैसा सेट है, जीरो वो सेट है, क्लोज सेट है अंडर कंटीन्यूअस फंक्शन, इसका जो इनवर्स इमेज होगा दैट इज x, वो भी क्या होगा, क्लोज सेट। तो बाय यूजिंग थ्योरम इन मैट्रिक्स स्पेस, if f is a function going from x to y where f is a continuous function, then every open set has a open inverse। कि अगर कोई भी ओपन सेट ले लो तो उसका जो इनवर्स इमेज होगा वो भी ओपन होगा, और एवरी क्लोज सेट का जो इनवर्स इमेज है वो भी क्लोज सेट होगा। तो इस थ्योरम का यूज करके भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का क्वेश्चन नंबर। तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। आई होप आपको तीन एग्जांपल क्लियर हो गया। क्वेश्चन 1 में हमने क्या पढ़ा था, क्वेश्चन 1 हमारा रिलेटेड था काउंटेबिलिटी से, वहां हमने काउंटेबिलिटी सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया फंक्शन के बारे में कि अगर हम सेट बना रहे फंक्शन का सेट तो हम उसकी काउंटेबिलिटी से कैसे डील कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ा कि अगर एक अंडर कंटीन्यूअस फंक्शन, अगर कोई a से लेके b तक अगर सेट डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ का कोई भी ओपन सेट का इनवर्स इमेज ओपन सेट होगा, और यहाँ के किसी भी क्लोज सेट के इनवर्स इमेज भी क्लोज सेट होगा। और ऐसे इसमें एक सेट होता है कि अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है और ऑन टू मैप है तो यहाँ का क्लोज सेट का जो इमेज होगा यानी कि f ऑफ a वो भी एक क्लोज सेट होगा। तो ये कुछ थ्योरम है जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा, काफी अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और रियल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और तीसरे लेक्चर के बाद जो फोर्थ लेक्चर होगा वो हमारा लीनियर अलजेब्रा का होगा। तो ऐसे कुछ पहले रियल के लेक्चर्स रहेंगे, उसके बाद लीनियर अलजेब्रा के, फिर उसके बाद एक दो बीच में कॉम्प्लेक्स के ले लेंगे और एक अप्लाइड के, फिर रियल अलजेब्रा इस तरीके से चलते जाएगा, और बीच बीच में मॉडल के भी लेक्चर्स हम देखेंगे। तो कंटिन्यू लेक्चर देखो, जितना लेक्चर देखोगे जो जो पॉइंट मैं बोलता हूँ उस पर ध्यान दो, उसके वर्डिंग पे कि कौन कौन से थ्योरम वो आपके एग्जाम में बहुत यूज, किस तरीके से काउंटर एग्जाम्पल से आप लोग। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।